जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, अब तक हम लोग फिजिक्स का 5 क्लास पढ़ चुके हैं। आज 6ठा क्लास है। ठीक है, पीछे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को विमा डायमेंशन निकालना सीखा है। इसके अलावा भी बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, इन सभी को देखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्वीय त्वरण ना, ग्रेविटी है। ध्यान रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटी जो है यह हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, देखिए ग्रेविटी एक प्रकार का क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है वो सड़कों पे लगती है, और जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है। सामान्य तौर पे कुछ रूल्स होते हैं ग्रेविटी के, जैसे ये पृथ्वी है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा व्यक्ति सबसे पहले यह बताया था कि इस ब्रह्मांड में जो चीजें हैं उनको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा है, या पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, यह बात सबसे पहले किसने बताया था? तो याद रखिएगा, न्यूटन से पहले भी बताया जा चुका है, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ब्रह्मगुप्त एक आपके खगोल शास्त्री थे गुप्त वंश के साम्राज्य में। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा सबसे पहले इस बात को प्रमाणित किया गया कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। न्यूटन बाद में आए। ठीक है, यह है पृथ्वी। पृथ्वी का यह सेंटर होगा, केंद्र होगा नहीं, पृथ्वी का यह सेंटर केंद्र है। क्लियर है। यह पृथ्वी की सतह है, और ये जो है आपका क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, ये 90 डिग्री। अब समझिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको बस नोट करिए, 1 2 ABCD करके लिखते चल जाना है। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर जो G का मान होता है सभी जगह बराबर होता है। पृथ्वी के सतह पर जो हम हैं, इस पर G का मान क्या होता है? G का मान सबसे अधिक होता है। पृथ्वी की सतह पर G का मान सबसे अधिक होता है। पहला बात, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। ये दूसरा बात, पृथ्वी की सतह के ऊपर या पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर G का मान घटता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 हो जाता है। कैसे? तो मान लीजिए मैं किसी को अपनी तरफ खींच रहा हूं, ये फोर्स कहां से लग रही है? हमारी नाभि से लग रही है। जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को खींच रही है, फोर्स कहां से लग रहा है? उसके केंद्र से, सेंटर से लग रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति अब हमारे सीना में चिपक गया है तो अब क्या उस पर फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, 0 हो गया। दैट इज कॉल्ड, जब कोई वस्तु पृथ्वी के सेंटर पे चली जाती है तो उस समय उसका फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है। चलिए, पृथ्वी का ये जो है भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर G का मान सबसे कम होता है, और इससे जैसे ही हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो G का मान बढ़ता जाता है। मैंने क्या बोला कि भूमध्य रेखा पर G का मान सबसे कम होता है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर G का मान बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता है? तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में G के मान का अंतर जो होता है 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी नहीं के बराबर बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है। ठीक है, नहीं के बराबर बढ़ा, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसको बढ़ा हुआ माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि ध्रुवों पर G का मान सबसे ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर G का मान सबसे कम होता है। अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि अगर कोई वस्तु या किसी वस्तु पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वह, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वह वस्तु उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है तो क्या होगा कि पहले उसका G का मान घटेगा और फिर जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी कि भूमध्य रेखा तक आएगा तो घटेगा, और भूमध्य रेखा से जैसे फिर आगे बढ़ेगा दक्षिणी ध्रुव की तरफ तो उसके G का मान फिर बढ़ेगा। बात समझ में आया? चलिए, अब G का मान होता कितना है? तो सबसे पहले इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं, और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन में G का मान नहीं दिया है तो इसमें पुट करके बना दीजिएगा, लेकिन दिया होगा तो देखिएगा क्वेश्चन में G का मान बोलता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है G का मान है। ये इसलिए दे देता है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान लगे। ठीक है, अब हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर गति के
नियमों का, तो गति का 3 वो नियम होता है गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर। सबसे पहला बोला है कि पृथ्वी की तरफ गिरती हुई वस्तु के लिए गति का नियम, ठीक है। यानी कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ जब गिर रही है तो पृथ्वी भी उस पर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को तो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक फोर्स लगाता है, एक ताकत लगाता है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा है। तो उस स्थिति में गति के तीन नियम होते हैं। पहला v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा होता है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यह है 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। ये 3 जो है आपके क्या है, गति के नियम है। अब ये v का मतलब क्या है, तो यहां लिख देते हैं हम, उतार लीजिएगा आप लोग। ये v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब न्यूमेरिकल वगैरह बना रहे हैं और वहां पे इनिशियल वेलोसिटी का कोई चर्चा नहीं किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 माना जाता है। जैसे मान लिया मैं बाइक पे बैठा हूं और मेरी बाइक जो है सो कुछ समय के बाद 10 की स्पीड हो जाती है, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि मेरी बाइक कहीं ना कहीं खड़ी रही होगी, तो खड़ी रही होगी तो वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनिशियल की जब भी बात होगी तो वह 0 हो जाएगी, और फाइनल की बात होगी जो अंतिम वेलोसिटी होता है उसको कहते हैं जी, जो है वह ग्रेविटी है। यह फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद h है, h का मतलब यहां पे हाइट से है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है इसमें, और t जो है, t का मतलब टाइम है। ध्यान रखिएगा इन सभी में प्लस लगा है, क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, ये सभी की सभी वस्तुएं जो है जमीन की तरफ, नीचे की तरफ आ रही हैं, इसलिए इन सभी में जी लगा, क्या लगा है, प्लस लगा है। क्लियर है। अब इसको उतार लीजिए, उन सभी को भी लिख लीजिएगा। एक सवाल मैं अभी बनवाऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। उतारिए फटाक से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप उतार लीजिएगा, या वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें एक सवाल है। सवाल क्या है, तो सवाल दिया है कि एक वस्तु 3 मंजिले छत से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। मैंने क्या बोला कि एक वस्तु 3 मंजिले छत से नीचे की तरफ फेंकी जाती है, 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। सीधा सीधा बात है, न्यूमेरिकल बनाने का एक तरीका सीखिए, जो दिया है उसको लिखिए। आपको बोला है कि एक वस्तु 3 मंजिले छत से, 3 मंजिले छत की ऊंचाई नहीं दी हुई है, भूल जाइए, 3 मंजिले छत से फेंकी जाती है तो 3 सेकेंड के बाद आपको दिया है क्या, आपको दिया है केवल टाइम, आपको दिया है केवल टाइम क्या, 3 सेकेंड। लेकिन जी भी तो दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी नहीं दिया हो तो ये फिक्स होता है, ऊपर से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो ग्रेविटी उसको खींचेगी कि नहीं खींचेगी अपनी तरफ, तो जी का वैल्यू इतना हो गया। आपसे पूछ रहा हूं इसकी वेलोसिटी क्या होगी 3 सेकेंड के बाद, यानी फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, यानी भी पूछ रहा है, तो इसको तो भूल जाइए। और आपके पास 2 फॉर्मूला, ये है और ये है, तो आप बताइए किससे इसको निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको यहां पे हाइट नहीं दिया है, भी पूछ रहा है, तो इसका इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है। यहां पे आपको जी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, मैंने क्या बोला था कि अगर नहीं दिया हो तो 0 मान लेंगे, इसमें कहीं इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा v बराबर u प्लस जी टी, यानी v बराबर हो जाएगा, u नहीं दिया है इसका मतलब 0, g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 3 सेकेंड टाइम दिया है, सेकेंड से आपका सेकेंड कट जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 त्रिका 24, 9 त्रिका 27, 28, 29, 29.4 क्या बचा मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। यानी 3 सेकेंड के बाद आपकी जो वस्तु है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, तो 29.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। आया समझ में। इस तरह के सवाल आपके आएंगे, अब बना लेंगे। देखिए मैं जैसे जैसे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं इसके हिसाब से आप जाइए, और घटना चक्र आपके पास हो। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी का घटना चक्र उठाइए, रेलवे की तैयारी करते हैं रेलवे का उठाइए, बीपीएससी की तैयारी करते हैं बीपीएससी का घटना चक्र उठाइए, और जो टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूं उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल को बनाते जाइए। अगर आपको लगता है कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो इसको जो है सो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जो है सो उसके बारे में भी बता दूंगा अगली क्लास में। बात समझ में आया। तो मैं आपको थ्योरी दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
बस आपको करते रहना है ईमानदारी के साथ। अगला है, वो तो आपने देखा कि भैया वस्तु अगर नीचे की तरफ आ रही है तब, अगर ऐसा हो कि वस्तु आपको ऊपर की तरफ जाए तब क्या होगा? वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तब तो आप बता दिए, लेकिन वस्तु अगर ऊपर जाए तब क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि ऊपर जाएगी और पृथ्वी कहां खींचेगी? नीचे। इसका मतलब जी जो है वो नेगेटिव के सेंस में चला जाएगा। यहां भी होगा वेलोसिटी बराबर u माइनस जी टी। ध्यान रखिएगा यहां अब माइनस हो गया है। h जो होगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh। बस फॉर्मूला सेम रहेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस, नीचे आएगा तो प्लस। क्लियर है? लेकिन अगर ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे आ रहा हो, सामान्य रोड पे चल रहा हो, जैसे आप बाइक लिए हुए बाइक चला रहे हैं रोड पर ना, तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर सामान्य वाहनों के लिए क्या कंडीशन होता है यह आपको बोला जा रहा है। ठीक है, सामान्य वाहनों के लिए, तो सामान्य वाहन के लिए क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा ये सब माइनस नहीं है, प्लस होगा। ठीक है, ये सब यहां पे प्लस लगल रहेगा, याद रखिएगा। हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। यहाँ पे s जो है उसमें h था, यहाँ पे s है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। आपको और क्या दिया हुआ है? और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एसएन का मतलब जैसे 10वें सेकेंड में अगर कोई वाहन जो है 15 सेकेंड चलती है तो 10वें सेकेंड में उसकी स्पीड क्या होगी? तो 10वें, 15वें, 12वें दिया हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लियर है? बस यही है नॉर्मल सा सामान्य वाहनों के गति का नियम जो है आपका यही है। आइए अब देखते हैं सर्कुलर गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कब लगेगा? जब कोई वस्तु सर्कुलर पथ पर गमन करेगी ना, वृत्तीय गति करेगी। वृत्तीय गति जब भी कोई वस्तु करेगी तो उसमें एक चीज होगा कि उसका एक सेंटर होगा और उसकी एक त्रिज्या होगी। उस त्रिज्या के से चारों तरफ जो है कोई वस्तु क्या करेगी? गमन करेगी। इसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्लियर है? किसी एक बिंदु के सापेक्ष चारों तरफ गोल गोल घूमना वृत्तीय गति कहलाता है। जब भी इस प्रकार की गति होगी तो दो प्रकार का बल कार्य करेगा। एक जो है उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल। अप केंद्रीय बल, इसी को बोला जाता है केंद्रापसारी बल। केंद्रापसारी बल। ठीक है, एक बल अंदर की तरफ कार्य करता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और एक इसी को कहा जाता है केंद्राभिमुख बल। केंद्राभिमुख बल। ठीक है, वृत्तीय गति जब भी होगा दो प्रकार के बल कार्य करेंगे, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ कार्य करता है उसको ऐसा माना जाता है कि वह आपका आभासी बल है। जो अंदर की तरफ कार्य करता है उसको माना जाता है वास्तविक बल। यानी अभिकेंद्रीय बल या केंद्राभिमुख बल जो है इसी को हम लोग वास्तविक बल मानते हैं, और केंद्रापसारी बल जो है ये या फिर अपकेंद्रीय बल जो है इसको आभासी बल मानते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वृत्तीय गति करने वाली चीजें जो हैं उसमें अपकेंद्रीय बल के कारण ही हमको चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉलिथीन लीजिए, उसमें रस्सी बांधिए, उस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाइए तो क्या होगा कि रस्सी की एक डोरी होगी और पत्थर चारों तरफ क्या होगा? घूम रहा होगा। इसको वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको छोड़िएगा तो पत्थर बाहर की तरफ जाएगा। या फिर आप घर में देखते होंगे दूध मथा जाता है, दही मथा जाता है, उससे क्या होता है? उससे जो है आपको निकलता है वो क्या उसको कहते हैं? मलाई निकलता है, मक्खन निकलता है। तो मक्खन आप देखिएगा बाहर दीवारों पर, यानी कि जो बर्तन का दीवार होता है उस पर जाके चिपक रहा होता है, यानी कि बाहर की तरफ जाता है। आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि दूध से मक्खन किसके कारण निकलता है? केंद्राभिमुख बल, केंद्रापसारी बल। ठीक है, तो किसके कारण? केंद्रापसारी बल के कारण। ठीक है, या फिर आपका अपकेंद्रीय बल के कारण। क्लियर है? या आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, वॉशिंग मशीन जो है
उसके अंदर कपड़ा आप डाल दिए, उस कपड़ा को वॉशिंग मशीन क्या करता है, गोल गोल घुमाता है, जिससे कपड़ा जो है साफ होता है। तो आप जब वॉशिंग मशीन को देखेंगे गौर से, अगर शीशा वाला होगा तो कपड़ा बीच में नहीं होगा, कपड़ा दीवारों से चिपका हुआ होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा साफ होता है वो अभी अपकेंद्रीय बल के कारण ही साफ होता है। बात समझ में आई? नोट में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। सामान्य तौर पे कोई भी द्रव है उससे अगर किसी चीज को निकालते हैं, जैसे समुद्र के पानी से नमक को निकाल लिया जाए तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन दूध के केस में ऐसा नहीं होता। दूध से जब मक्खन निकाला जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्लियर है? दूध से मक्खन निकाल लेने के बाद दूध का घनत्व बढ़ जाता है। बाकी चीजों में ऐसा नहीं होता, बाकी चीजों में जो घनत्व होता है वो क्या होता है, घट जाता है। क्लियर है आपका? चलिए, सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया। अगला है न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन भाई साहब जो हैं ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे और अपने विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। लेकिन जिस समय इनका एडमिशन हुआ उसी वर्ष ऐसा हुआ कि पूरे विश्व में प्लेग जैसी महामारी फैल गई। जैसे आपने देखा था कोरोना फैल गया था, उसी तरह से उस दौर में प्लेग फैला और स्कूल कॉलेज सारे बंद कर दिए गए। अब क्या होता? तो ये जो है अपने पिता के साथ अपने गांव चले गए और गांव में इनके पिताजी जो थे वो बागवानी, किस लोगों का बगीचा जो है खरीद लेते थे और उसी में अपना रहा करते थे, उसकी रखवाली करते थे, फल वगैरह आता था तो बेचते थे। तो ये भी अपने पिताजी के साथ बगीचे में बैठे हुए थे। तब तक इन्होंने देखा कि एक सेब गिरा। कुछ लोग कहते हैं सेब का बगीचा था, कुछ लोग कहते हैं आम का बगीचा था, डजंट मैटर, कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरा। इसी बात पर उन्होंने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ, जब वो टूटा पेड़ से तो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। हम लोग बगीचे में गए थे बचपन में, तो हम लोग जैसे ही कुछ गिरा तो 4 गो बच्चा दौड़ता था। अब 4 गो बच्चा कोई हाथ लगाए कोई पैर लगाए, लाते कचार उचार के उसको खत्म कर देते थे। हम लोगों को कभी फुर्सत ही नहीं मिला कि हम ये सोचे कि गाहे नीचे आया है। इसी कारण हम लोग वैज्ञानिक नहीं है। बात समझ में आया? लेकिन न्यूटन ने यह बात सोचा। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूटन से काफी समय पहले ब्रह्मगुप्त जो है उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, न्यूटन जो है उन्होंने इन सब चीजों को सोचा और सोचने के बाद एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था प्रिंसिपिया। यह पुस्तक जो है 1687 में प्रकाशित हुई और तब लोगों को न्यूटन के नियम के बारे में, ग्रेविटी के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर नीचे की तरफ क्यों आता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी काम करता है। यही कारण है कि सारी वस्तुएं जो हैं ऊपर फेंकिए लेकिन फिर भी वो कहां आएंगी, नीचे आएंगी। हाँ, एक ही परिस्थिति में कोई वस्तु पृथ्वी पर नीचे की तरफ नहीं आएगा अगर उस वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे अधिक गति के साथ ऊपर फेंक दिया जाए। ठीक है, कब नहीं आएगा कोई वस्तु नीचे? जब उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से ऊपर की तरफ फेंक दिया जाएगा तो वह वस्तु जो है कभी भी नीचे नहीं आएगा। इस वस्तु को, इसी गति को पलायन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायन गति कहते हैं। यानी कि वह वस्तु जो है पलायन कर जाएगी। कहां? तो दूसरे क्षेत्र में। क्लियर है? चलिए, तो न्यूटन भाई साहब ने न्यूटन के गति के 3 नियम दिए। ये सब कुछ तीने को देंगे। कितने नियम दिए? 3 नियम, जिसको हम लोग न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम और न्यूटन का तीसरा गति नियम के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग अभी स्टडी करेंगे। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला गति नियम जो है यह क्या कहता है, बताइए। न्यूटन का पहला गति नियम कहता है कि कोई भी वस्तु एक समान की गति की अवस्था अथवा विराम की अवस्था में है तो वह अपने उन अवस्थाओं को बनाए रखती है या बनाए रखने का प्रयत्न करती है। अर्थात इसी को दूसरे तरीके से बोला गया कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु के एक समान गति अथवा विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, क्या बोला गया? कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के एक समान गति की अवस्था को में परिवर्तन करता है या विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। दोनों बातें सेम है।
पहला जो डिफिनेशन है वह जड़त्व के बारे में बताता है कि कोई भी वस्तु जड़ता के कारण, आप सुनते होंगे साहब जड़ बुद्धि है, जहां बैठल है वहां बैठले रह जा रहा है, जड़ बुद्धि। उस जड़ बुद्धि से, जड़ से ही जड़त्व शब्द का निर्माण हुआ है, इनर्सिया शब्द का निर्माण हुआ है कि कोई भी वस्तु जो एक समान चल रही है, एक समान की गति की अवस्था या विराम है तो विराम की अवस्था को बनाए रखती है या बनाए रखने का प्रयत्न करती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है। क्लियर है? यह न्यूटन का प्रथम गति नियम है। यानी न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है, इससे बल की परिभाषा मिल गई, जड़त्व का परिभाषा मिल गया। ध्यान रखिएगा, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि बल की परिभाषा कहां से प्राप्त होती है, न्यूटन के पहले गति नियम से। जड़त्व की परिभाषा कहां से प्राप्त होती है, तो आपको न्यूटन के प्रथम गति नियम से। ठीक है? और न्यूटन के प्रथम गति नियम जो है उसमें बहुत सारी बातों की प्रेरणा न्यूटन को गैलीलियो से मिला था, इसलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है? न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है बल का व्यंजक यानी F बराबर ma। ध्यान रखिएगा, आपसे सीधा पूछे कि बल का व्यंजक F बराबर ma ये कहां से प्राप्त होता है, तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है? यानी किसी वस्तु पर अगर बल लगेगा तो उसका विस्थापन जो होगा वह बल की दिशा में होगा, वस्तु जो है एक्सलरेट करेगी। यह जानकारी हमको कहां से मिली, तो यह हमको जानकारी मिली F बराबर ma से। और ये कैसे पता चला, तो संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर पता चला। संवेग का डिफिनेशन जो है वो न्यूटन के दूसरे गति नियम से संबंधित है। नोट में लिख लीजिएगा कि संवेग की परिभाषा हमको कहां से मिलती है, तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमको संवेग की परिभाषा प्राप्त होती है। क्लियर है? चलिए, न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगा। प्रत्येक के क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगा। मतलब कि अगर किसी गेंद को हम नीचे ड्रॉप करते हैं तेजी के साथ, तो जमीन भी उसको तेजी के साथ ऊपर उठाती है। हम किसी को एक थप्पड़ मारते तो हमारे हाथ में भी चोट लगता है। बचपन में हम लोग, मम्मी जब मारती थी तो मम्मी हम लोग हाथ तो इसे मुड़ी घुमा लेते थे, मुड़िए पे मार दी और उनके हाथ में चोट लग गया, मम्मी फिर जो है डंडा से पीटती थी। ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। और इस बात को अगर किसी ने सबसे अच्छे से समझा तो हम महात्मा गांधी जी थे। उन्होंने सबसे अच्छे से समझा। कैसे? तो उन्होंने बोला कि जब कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसको भी चोट लग रहा है। अब हमारे केस में और गांधी जी के केस में एक अंतर है। क्या है? तो मेरे गाल में मांस है, गांधी जी के गाल में मांस नहीं था, खाली हड्डी हड्डी था। तो गांधी जी का रिएक्शन जो है प्रतिक्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता था। हम लोग का थोड़ा कम होता है, गाल पे ज्यादा चोट लगा, हाथ पे थोड़ा कम चोट लगा। बस समझ में आया? जैसे रॉकेट जो ऊपर की तरफ जाता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जाता है, या फिर न्यूटन के तीसरे गति नियम के आधार पर जाता है। रॉकेट का धुआं जितनी तेजी से नीचे आएगा, रॉकेट उतनी ही तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक है? आप जब कभी नाव पर से उतरते हैं तो नाव पीछे की तरफ हो जाना, ये न्यूटन के तीसरे गति नियम के का ही एग्जाम्पल सब है। बात समझ में आया? यानी कि न्यूटन के तीनों गति नियम आपको समझ में अच्छे से आ गए हैं। तीसरा गति नियम न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया बल के बारे में बताता है। दूसरे से हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहले से हमको बल की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होता है, जिसको हम लोग गैलीलियो का नियम के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आया? डिफिनीशन मैं इसलिए भी नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिफिनीशन रटने से कुछ नहीं होगा। अब जो है चीजों को, फैक्ट्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? चलिए, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मिलते हैं हम लोग फिर कल इसी पर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।